थोड़ी है, लिंक पे जाना पड़ेगा। हेलो सर। हाँ स्टार्ट कीजिए मैडम, आप रिकॉर्डिंग पे डाला मैंने, आप स्टार्ट कीजिए। गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम संगीता यादव है। मैं हनुमान नगर मनपा माध्यमिक हिंदी शाला से हूँ। आज मैं आपको इतिहास विषय पढ़ाने वाली हूँ। इतिहास विषय में हमारा घटक है इतिहास लेखन, भारतीय परंपरा, समीक्षा। इतिहास लेखन भारतीय परंपरा में हमें 2 पॉइंट के ऊपर ध्यान देना है। 2.1 है भारतीय इतिहास लेखन की यात्रा, और दूसरा हमारा 2.2 है भारतीय इतिहास लेखन विविध सैद्धांतिक प्रणालियां। उसमें हम 2.1 में भारतीय इतिहास लेखन की यात्रा, इसके अंदर जो है आपको पश्चिमी परंपरा का परिचय दिया गया है, और अभी जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका दिया है पश्चिमी परंपरा, इसके पहले का चैप्टर। लेकिन हम अभी आज भारतीय परंपरा के बारे में पढ़ेंगे। प्राचीन काल का इतिहास लेखन। प्राचीन भारत में पूर्वजों के पराक्रम, देवी देवताओं की परंपराएं, सामाजिक परिवर्तन, स्मृतियां, ये सारी जो चीजें थी मौखिक रूप में संरक्षित की गई थी। उसके बाद हड़प्पा संस्कृति में पाए गए कुछ लिपि थी, उन लिपियों का उन लिपियों को पढ़ने में अभी भी सफलता नहीं मिली है। हड़प्पा संस्कृति, ये रहा हड़प्पा संस्कृति का चित्र। इसमें जो लिपि पाई गई थी उनको पढ़ने में अभी भी सफलता नहीं मिली है। अगला हमारा है भारत में ऐतिहासिक स्वरूप। भारत में ऐतिहासिक स्वरूप का जो प्राचीन लिखित साहित्य है, उसके जो सम्राट है उनका नाम है मौर्य सम्राट अशोक। यहाँ पे मौर्य सम्राट अशोक का चित्र आपको दिख रहा होगा। इन्होंने भारत में ऐतिहासिक स्वरूप का जो प्राचीन साहित्य थे उकेरे हुए लेखों के रूप में पाया जाता है, और सम्राट अशोक के कला विधि में सम्राट अशोक ने उकेरे हुए लेख जो है प्रस्तरों और पत्थरों के स्तंभों पर उकेरे गए थे। इसके बाद धातु के सिक्के, मूर्ति, शिल्प, ताम्रपत्र इत्यादि पर भी उकेरे हुए लेख प्राप्त होने लगे। ये देखिए आपको पिक दिखाई दे रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, पत्थरों के स्तंभों पर उकेरे हुए का मतलब होगा कि लिखा हुआ उभर कर दिखाई देना। तो ये सारी चीजें आपको इसमें पिक में दिखेगी। ये पत्थर के स्तंभ है, उस पर लिखी हुई कुछ चीजें आपको पिक में दिखाई दे रही है। उसके बाद अशोक के स्तंभ लेख, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये स्तंभ लेख है। इसके ऊपर आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा सभी को। तो ये उकेरे हुए शब्द लिखे हुए लेख है।
अशोक के शिलालेख। यहाँ पे देखिए सिक्के, धातु के सिक्के। यहाँ पे देखिए आप भवन है, मूर्तियां हैं। यहाँ पे ताम्रपत्र, ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है ये ताम्रपत्र है। इसपे भी देखो आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये सब ऐतिहासिक जानकारी हमें प्राप्त होती है। उसके बाद प्राचीन भारत साहित्य में रामायण, महाभारत का चित्र आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। जैन, बौद्ध धर्म, इन ग्रंथों, धर्म ग्रंथों के अतिरिक्त भारतीय ग्रंथकारों द्वारा लिखित ऐतिहासिक स्वरूप का साहित्य आपको इसमें प्राप्त होगा। इसमें राजा महाराजा, वंशावली, राज्य विस्तार, तत्कालीन सामाजिक ढांचा इत्यादि की जानकारी प्राप्त होती है प्राचीन काल के इतिहास लेखन में। यात्रियों द्वारा लिखित यात्रा वर्णन का लेखन इतिहास लेखन का महत्वपूर्ण साधन माने जाते हैं। भारतीय साहित्य लेखन की यात्रा में प्राचीन कालखंड के राजाओं के चरित्र, मतलब जो इतिहास लिखने वाले हैं, जो राजा होते थे, उनका चरित्र, राजवंशों का इतिहास बताने वाला लेखन महत्वपूर्ण चरण है। इसमें आपको एक इतिहासकारक का नाम आया है, बाणभट्ट कवि। बाणभट्ट कवि द्वारा लिखित हर्ष चरित्र नामक संस्कृत काव्य का स्वरूप ऐतिहासिक चरित्र ग्रंथ है। मतलब बाणभट्ट जो कवि है, उन्होंने हर्ष चरित्र नामक एक पुस्तक लिखी इतिहास की यात्रा करने के बाद, और उस पुस्तक के अंदर उन्होंने तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवन का यथार्थ चित्रण किया है या उसमें पाया जाता है। अभी मैं आपको बाणभट्ट का चित्र दिखा रही हूँ। ये बाणभट्ट का चित्र है और उन्होंने जो पुस्तक लिखी है हर्ष चरित्र, ये वो पुस्तक है जो उन्होंने लिखा था। अभी मध्ययुगीनी इतिहास लेखन, जो मध्ययुगीनी इतिहास लेखन है, इस ईस्वी सन की 12वीं शताब्दी में कलहड़ द्वारा, कलहड़ ये भी कवि हैं या इतिहासकारक भी कह सकते हैं, तो इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी। उसका नाम है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी पुस्तक किसने लिखी थी? कलहड़ ने लिखी थी। और लेखक, मतलब वो पुस्तक में उन्होंने क्या डाला था, किसके बारे में? तो वैज्ञानिक पद्धति से और आधुनिक अवधारणा, अनेक उकेरे गए लेख, सिक्कों, प्राचीन वस्तुओं, अवशेषों, राजवंशों के विवरण, अंकन, स्थानीय परंपराएं इत्यादि का अध्ययन करके उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की थी। अभी मैं आपको कलहड़ का चित्र दिखाती हूँ। ये रहे हमारे कलहड़, और इनके द्वारा जो मैंने आपको बताया कि राजतरंगिणी उन्होंने लिखा था, ये रही राजतरंगिणी पुस्तक। ये वो पुस्तक है जिसमें उन्होंने इन सब चीजों के बारे में लिखा, जैसा कि मैंने आपको बताया, अवशेष, राजवंश, सिक्के, प्राचीन वस्तुएं इत्यादि के बारे में उन्होंने इसमें लिखा है। उसके बाद मध्ययुगीनी भारत। अब जो मध्ययुगीनी भारत है, इसमें मुस्लिम शासनकर्ताओं के दरबार में इतिहासकारक थे,
उस समय जो मुस्लिम शासन करने वाले थे, उनके दरबार में जो इतिहासकारक थे वो मुस्लिम थे। उनमें नाम आता है जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी, इन्होंने एक पुस्तक लिखी, तारीख-ए-फिरोज शाही। तारीख-ए-फिरोज शाही पुस्तक जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी थी, और इस पुस्तक में उन्होंने अरबी फारसी लेखन का प्रभाव दिखाई देता है। उनके द्वारा ये जो पुस्तक लिखी गई थी, उसमें इतिहासकारक मतलब जो इतिहास लिखने वाले हैं, उनके कर्तव्य केवल शासकों के पराक्रम का, उनकी कल्याणकारी नीतियों का वर्णन पूर्ण करना ही नहीं था। मतलब जैसे कि जो शासन करते हैं उनके पराक्रम के बारे में बता दिया या उनकी कल्याणकारी नीतियों के बारे में बता दिया, तो इतना ही नहीं था। इनके अंदर या इन्होंने जो लिखा है उनमें क्या दोष हैं, क्या कमियां हैं, उनको भी खोजना है, उनका भी अध्ययन करना है, उनको भी खोज के उनमें लिखना है। ये इनका मानना था। किसका? जियाउद्दीन बर्नी। अभी मैं आपको जियाउद्दीन बर्नी का चित्र दिखाती हूँ। ये रहे हमारे जियाउद्दीन बर्नी, और इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी फिरोज शाही। ये पुस्तक का नाम है तारीख-ए-फिरोज शाही। और इसके अंदर उन्होंने, जैसा कि मैंने आपको बताया कि शासनकर्ताओं के पराक्रम का, कल्याणकारी नीतियों का बहुत सारा वर्णन था, लेकिन उसके बावजूद उसमें जो दोष है उनको भी खोज के निकालना है, ऐसा उन्होंने कहा था। अभी अगला हमारा पॉइंट है, उसी के अंतर्गत मुगल शासकों के दरबार में इतिहासकारों के लेखन में शासकों की स्तुति। उसके अंदर आते हैं हमारे बाबर। जो बाबर है, इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम है तुजुक-ए-बाबरी। एक उन्होंने पुस्तक लिखी थी, उसका नाम है तुजुक-ए-बाबरी। और इन्होंने बहुत देशों की यात्रा की थी और बहुत शहरों में घूमे थे। वहां की स्थानीय अर्थव्यवस्था, प्रथाएं, वनस्पति आदि का उन्होंने सूक्ष्म निरीक्षण किया था। और ये सारा निरीक्षण क्या किया उन्होंने? जब निरीक्षण किया तो उसको उस पुस्तक में लिखा। जो इन्होंने पुस्तक अपने द्वारा लिखी है उसका जो नाम है तुजुक-ए-बाबरी। भी इतिहास लेखन के विश्लेषणात्मक पद्धति की दृष्टि से अबुल फजल द्वारा लिखित अकबरनामा ग्रंथ का विशेष महत्व है। उन्होंने ऐतिहासिक दस्तावेजों, कागज पत्रों का सावधानी पूर्वक संकलन किया, जानकारी प्राप्त की, और उसको उन्होंने उस पुस्तक में लिखा। कौन सी पुस्तक? अकबरनामा। अकबरनामा पुस्तक अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। अब्दुल फजल का चित्र मैं दिखा रही हूँ आपको। अबुल फजल, ये उनका पिक है, और उन्होंने जो पुस्तक लिखी थी अकबरनामा, ये रहे अबुल फजल। आगे मराठी ऐतिहासिक साहित्य में बखर। बखर एक महत्वपूर्ण प्रकार है। बखर में वीरों के शौर्य गाथा का बयान, ऐतिहासिक गतिविधियां, युद्धों, महापुरुषों के चरित्र के विषय में वर्णन किया गया है या उनके बारे में उसमें लिखा गया है, जो पढ़ने को मिलता है। सबसे पहले आप बखर को समझ लो। बखर एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक साहित्य है और इसके अंदर वीरों के शौर्य गाथा, ऐतिहासिक गतिविधि, युद्धों, जो भी युद्ध होते थे, और महापुरुष के जो चरित्र होते थे, वो सारा इसके अंतर्गत
मिलता था। मराठी भाषा में विविध प्रकार की बखरे उपलब्ध है। किस भाषा में? मराठी भाषा में। उनमें सभासद की बखर को महत्वपूर्ण बखर माना जाता है। सभासद की बखर, आपको सभासद की बखर मैं यहाँ पे पिक दिखा रही हूँ, ये देख सकते हैं आप, सभासद की बखर ऐसी दिखती है। तो इसको क्या है, महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके बाद छत्रपति राजा राम महाराज के कार्यकाल में एक बखर लिखी गई थी। उस बखर का नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल की जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ पे पिक देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज की बखर का जो पिक है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। आगे हम देखेंगे भाऊ साहब की बखर। भाऊ साहबांची बखर, भाऊ साहब की बखर, ये बखर में पानीपत के युद्ध का वर्णन मिलता है। जो पानीपत का युद्ध हुआ था, लड़ाई हुई थी, इस बखर के अंदर ये इसके बारे में पूरा आपको जानकारी मिलती है। इस विषय पर आधारित पानीपत की बखर स्वतंत्र बखर कही जाती है और इसमें होलकरों का विवरण, होलकरों का घराना, उनके द्वारा किए गए योगदान का बोध होता है। ये रहे भाऊ साहबांची बखर, मैंने आपको बताया। तो भाऊ साहबांची बखर ये है। पानीपत की बखर का चित्र आपके सामने है। उसके बाद होलकरांची कैफियत, होलकरांची कैफियत का चित्र आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है। ये भाऊ साहब के द्वारा लिखी गई और इसके अंतर्गत क्या था, बखरों में चरित्रात्मक, प्रसंग, वर्णात्मक, प्रति, आत्मचरित्र, कैफियत, राजनीतिक पर जोड़ दिया गया था या उनके बारे में लिखा गया। अभी आधुनिक कालखंड का इतिहास लेखन और अंग्रेजों का कालखंड। 20वीं शताब्दी में अंग्रेजों के शासन काल में भारतीय पुरातत्व अध्ययन को प्रारंभ हुआ और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के विभाग में प्रथम माने जाने वाले महानिर्देशक अलेक्जेंडर कनिंघहैम थे। यहाँ पे अलेक्जेंडर का पिक मैंने आपको भेजा है, आप देख सकते हैं। इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने भी घूम के निरीक्षण किया, प्राचीन स्थानों का उत्खनन किया। उसके बाद उन्होंने प्रमुख बौद्ध ग्रंथों में उल्लेखनीय स्थानों पर अपना ध्यान जो है केंद्रित किया। आगे चलकर जॉन मार्शल के कार्यकाल में हड़प्पा संस्कृति की खोज हुई। यहाँ पे आपको पिक में दिख रहा होगा, जॉन मार्शल भी हैं। तो जॉन मार्शल ने क्या है, हड़प्पा संस्कृति की खोज शुरू की। उसमें भारतीय संस्कृति का इतिहास ईसा पूर्व 3रे सहस्त्र तक पहुंचे। ये रहे जॉन मार्शल। अभी हमें देखना है जेम्स मिल। जो जेम्स मिल हैं, उनके द्वारा भी एक पुस्तक लिखी गई थी, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। एक ग्रंथ लिखा गया था, एक पुस्तक लिखी गई थी। ये जो पुस्तक है 1817 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और इसके अंदर जो है इतिहासकार, अंग्रेज इतिहासकार द्वारा भारतीय इतिहास पर लिखा गया यह प्रथम ग्रंथ है।
किसके द्वारा? जेम्स मिल के द्वारा। ये प्रथम ग्रंथ है। उसमें वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण का अभाव था, विविध पहलुओं के प्रति पूर्वग्रह दूषित दृष्टिकोण दिखाई देता है। उनके द्वारा, जेम्स मिल के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये उसका चित्र आपके सामने है। अब आगे हम देखेंगे भारत के इतिहास में मराठी साम्राज्य के कालखंड को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ। उसमें एक अंग्रेज अधिकारी में जेम्स ग्रांट डफ का नाम महत्वपूर्ण है। उन्होंने जो है द हिस्ट्री ऑफ मराठास ग्रंथ लिखा और इसे 3 कालखंड में क्या किया? बांटा। और इसके अंतर्गत क्या था? इतिहास को हीन मानने की प्रवृत्ति अंग्रेज अधिकारियों में पाई जाती थी। तो यही उन्होंने क्या किया? अपनी पुस्तक में स्पष्ट रूप से लिख डाला, या उनकी पुस्तक में यही हमें दिखाई देता है। डफ के इतिहास लेखन में पाए गए दोषों को दूर करने के लिए अब आगे जो आए नीलकंठ जनार्दन, उन्होंने इसको आगे बढ़ाया। जो उनके द्वारा लिखा गया दोष था उसको दूर किया और उन्होंने आगे अपना कार्य शुरू किया। अब हम ये देख सकते हैं मराठों का इतिहास जो उन्होंने लिखा था। अब हमें 2.2 भारतीय इतिहास लेखन विविध सैद्धांतिक प्रणालियां, उसमें उपनिवेशवादी इतिहास लेखन और प्राच्यवादी इतिहास लेखन, राष्ट्रवादी इतिहास लेखन, 3 चीजें हैं। सबसे पहले हम उपनिवेशवादी इतिहास लेखन देखेंगे। इसमें अंग्रेज अधिकारी ईसाई धर्म प्रचारकों का अंतर्भाव दिखाई देता है और 1922 से 1937 ईस्वी के बीच में प्रकाशित हुई कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया ग्रंथ के 5 खंड उपनिवेशवादी इतिहास लेखन के जीवित उदाहरण हैं। इसके बाद प्राच्यवादी इतिहास, आप यहाँ पे देख सकते हैं कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसकी पुस्तक इस तरह से दिखती है। यहाँ पे अभी हमें प्राच्यवादी इतिहास लेखन देखना है। इसमें यूरोप के अध्येताओं में पूर्व की संस्कृत देशों के प्रति कौतूहल उत्पन्न हुआ और जो ये अध्ययनकर्ता हैं, अध्येता मतलब अध्ययन करने वाले, कुछ लोग ऐसे थे जिनमें पूर्व देशों और उनके संस्कृति के प्रति क्या था? आदर था, प्रशंसा का भाव था। उन्हें ही हम कह सकते हैं प्राच्यवादी कहा जाता है। ये प्राच्यवादी की परिभाषा यहाँ पे आपको दी गई है। प्राच्यवादी अध्ययनकर्ता ने संस्कृत, यूरोप भाषा, समान धार्मिकता का अध्ययन किया, उसके ऊपर उन्होंने बल दिया। संस्कृत साहित्य का अध्ययन करने के बाद विचार सामने आया और भाषाओं की जननी के रूप में इंडो यूरोपीय भाषा थी। आगे हम देखेंगे विलियम जोन्स। ये विलियम जोन्स का पिक आपके सामने है। उन्होंने 1784 ईस्वी में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की और उसमें वाणिज्य इतिहास के अध्ययन को प्रेरणा दी। किसने? विलियम जोन्स ने। ये रही उनकी एशियाटिक सोसाइटी और ये कब शुरू हुई थी? यहाँ पे लिखा गया है 1784 ईस्वी में कोलकाता में। अभी हम देखेंगे मैक्स मूलर, फ्रेडरिक मैक्स मूलर। इन्होंने इनका संस्कृत भाषा में
उल्लेखनीय कार्य है। इन्होंने संस्कृत साहित्य में विशेष रुचि रखी है, संस्कृत ग्रंथ, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी हितोपदेश नाम का, और उसमें जो भाषा उन्होंने यूज की थी उसे जर्मन भाषा कहा जाता है। और उसमें उन्होंने ऋग्वेद का भी अध्ययन किया था, उसके ऊपर भी कार्य किया था। तो जो मैक्स मूलर है, इसमें आपको याद रखना है कि उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम है हितोपदेश। उसके बाद हम आगे राष्ट्रवादी इतिहास लेखन। राष्ट्रवादी इतिहास लेखन में बहुत से इतिहासकारों का नाम आता है। उसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं महादेव गोविंद राणे, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, विनायक दामोदर, और इनके अतिरिक्त और भी लोग हैं, जैसे रमेश चंद्र मजूमदार, काशी प्रसाद जायसवाल, राधा कुमुद मुखर्जी, भगवान लाल इत्यादि लोग इतिहासकार के रूप में सामने आते हैं। आगे वी का आवाज नहीं आ रहा है आपका। हेलो टीचर। मतवा के 2 घंटा करिए दूध आई मतवा चिल्लायल हिम्मत वाला
हेलो टीचर। आवाज नहीं आ रही आपकी। अरे साबान, बोल। ओ मोटे, चुपैया मार खाया अभी। घर पे आके तो मारूंगा। हेलो टीचर। हेलो टीचर। सर क्लास ऑन करो ना सर। टीचर आप म्यूट हो गए हो। टीचर प्लीज आपका माइक अनम्यूट करो। क्या रे पांडा। प्लीज आपकी आवाज नहीं आ रही। किल्ले किल्ले खा रहे हो बताओ। हाँ तो भी खा ले मोटे। अबे पार्सल भेज दे। आएगा घर पे जब भी खिलाऊंगा। पार्सल भेज दे। ज्यादा मत खा वरना मोटा हो जाएगा। हुसैन और शुभम दोनों बग बग मत करो, पढ़ाई में ध्यान दो। समझ में आया क्या? जो भी बात करना घर पे आके बात करना, माइक में मत बोलो। हेलो टीचर। हेलो टीचर। हेलो। हेलो टीचर। पढ़ाइए, आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो टीचर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आप हेलो। हेलो। हाँ टीचर। आवाज आ रही है? हाँ टीचर, आवाज आवाज।
तो जो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर थे, उन्होंने सांस्कृतिक, राजनीतिक, दलित वर्ग का बड़ा योगदान था। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने इस तथ्य को ध्यान में रखकर पुस्तक लिखी थी, द हु वेयर द शूद्रास। और ये पुस्तक, बहुत सारी उन्होंने पुस्तकें लिखी थी। उसके बाद है स्त्रीवादी इतिहास, इसमें ताराबाई शिंदे, इन्होंने 19वीं शताब्दी में स्त्रियों के विषय में लेखन करने वाली लेखिकाओं में ताराबाई शिंदे का नाम अग्रणी है। पुरुष प्रधान व्यवस्था हेलो का टीचर। विरोध की। हेलो 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 उन्होंने 1828 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी थी, पंडित रमाबाई। रमाबाई, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। वैसे ही आगे स्त्री अधिकार और कानून, रमाबाई, इन्होंने स्त्रियों पे जो अत्याचार हो रहे थे उन सब को देखा और उनके ऊपर निबंध लिखा। महाराष्ट्र में दलित स्त्रियों के दृष्टिकोण से सामाजिक वर्ग, जाति आदि बातों के संदर्भ में इन्होंने लेखन किया था। इसमें शर्मिला रेंगे का उल्लेखनीय कार्य महत्वपूर्ण है। डॉक्टर रमाबाई, उनके द्वारा ये देखिए पुस्तक लिखी गई है। और राइटिंग कास्ट, राइटिंग जेंडर, रीडिंग दलित वुमन, टेस्टिंग मोनिस पुस्तक लिखी गई है। इसमें निबंधों का संकलन मिलता है। इतिहास, भारतीय इतिहास लेखन पर भारत में उदित हुए सामाजिक और राजनीतिक दलों का प्रभाव था। साथ ही भारतीय इतिहास लेखन की परंपरा स्वतंत्र और संपन्न रूप में विकसित होती दिखाई देती है। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। और किसी बच्चों को कुछ डाउट है, कहीं से कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। हेलो, किसी को कुछ पूछना है? हेलो बच्चों। हेलो टीचर। हाँ बेटा बोलो। कुछ नहीं पूछना टीचर। ओके। बाय। और कोई बच्चा जिसको कुछ पूछना है? तो मैं आशा करती हूँ कि मैंने जो पढ़ाया सभी बच्चों को समझ में आया होगा। थैंक यू। यस टीचर। टीचर, वेलकम।